हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बजट 2025 जो कि 1 फेब को प्रेजेंट होने वाला है और इससे रिलेटेड सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी चर्चाएं की जा रही हैं। रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी के साथ में बहुत सारे लोगों की जो कि इंडिया के टॉप रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट हैं और भी फाइनेंस सेक्टर से लोग हैं, उन्होंने मीटिंग की और अपने अपने रिकमेंडेशंस लोगों ने दिए। तो बजट 2025 में गवर्नमेंट से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि क्या टैक्स स्लैब रेट में चेंज कर सकती है। सेकंड पॉइंट है फिक्स्ड डिपॉजिट की इनकम में बदलाव हो सकता है। थर्ड यहाँ पे ये है स्टैंडर्ड डिडक्शंस को बढ़ाया जा सकता है। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट पे जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, क्या उसमें गवर्नमेंट बदलाव कर सकती है। होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, डोनेशन इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ पर भी कुछ गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। तो इसके अलावा भी काफी सारे चेंजेस गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमी का स्लो डाउन। दोस्तों, इकोनॉमी को रिवैम्प करने की प्लानिंग चल रही है और इकोनॉमी इस समय स्लो डाउन क्यों चल रही है, इसके पीछे दो मेजर फैक्टर हैं। वो है कंजम्पशन में स्लो डाउन होना और दूसरा है इन्वेस्टमेंट में स्लो डाउन होना। इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ में इन दोनों सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे बात की जाए कि जो इंडिया की जो जीडीपी है उसमें कंजम्पशन का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है और इन्वेस्टमेंट का भी कंट्रीब्यूशन अच्छा होता है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में जो कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है और इन्वेस्टमेंट भी इम्पैक्ट किया है। अब इसके पीछे देखिए मेजर रीजन क्या है। जो एक मिडिल क्लास पर्सन है, यदि उसकी बात की जाए तो उसके पास पैसे नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन का। तो इंडिया में अभी इन्फ्लेशन एवरेज देखें तो 5.4 से लेकर 6% के अराउंड में चल रहा है, लेकिन यदि आप कुछ इंडिविजुअल इन्फ्लेशन के रेट देखें, जैसे फूड के इन्फ्लेशन के रेट अलग हैं और जो मेडिकल हेल्थ की बात की जाए तो उसमें भी करीब 12 से 13% एनुअल बेसिस पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें भी 10 से लेकर 12% तक के इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो एक टैक्स पेयर को टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं। जो भी वो इनकम जनरेट कर रहा है उस पर इनकम टैक्स भी देना है और जो डेली बेसिस पे जो गुड्स और सर्विसेज का इस्तेमाल वो करता है उस पर जीएसटी भी उसको पे करना है। तो क्या एक मिडिल क्लास पर्सन सही में हाई टैक्सेस को पे करता है? तो इंडिया की जो टैक्सेशन प्रॉब्लम है आप इस डाटा से देख सकते हैं। टोटल जो टैक्स कलेक्शन है वो है लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास इनकम टैक्स से केवल कलेक्शन होता है और जो जीएसटी है वो आप अलग से छोड़ दीजिए। यहाँ पे यदि आप बात करें तो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन है 142 करोड़। इस 142 करोड़ जो इंडिया की पॉपुलेशन है इसमें करीब 12.5 करोड़ के आसपास लोग इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं। उसमें से भी केवल 8.5 करोड़ लोग ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। यहाँ पे देखिए 7.4 करोड़ लिखा हुआ है, लेकिन ये डाटा भी अपडेट हो चुका है। लेकिन दोस्तों इस 8.4 करोड़ में भी केवल 2.2 करोड़ हैं ऐसी पॉपुलेशन जो कि टैक्स का पेमेंट करती है। रिमेनिंग जो भी पॉपुलेशन है वो टैक्स का पेमेंट नहीं करती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं या फिर उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कम होती है तो वहाँ पे वो इनकम टैक्स भरते तो हैं लेकिन वहाँ पे टैक्स उनकी नील हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं, टैक्स बनता है लेकिन डिडक्शंस वगैरह क्लेम करने की वजह से उनकी टैक्स जीरो हो जाती है। तो केवल 2 करोड़ 20 लाख लोग ही केवल यहाँ पे टैक्स पे करते हैं। तो इंडियन पॉपुलेशन का केवल 1.3 से लेके 5% के बीच में ही लोग इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं। रिमेनिंग पेमेंट इनकम टैक्स का नहीं होता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो 19,72,000 करोड़ आप देख रहे हैं इसमें से लगभग 15,77,000 करोड़ यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 80% जो पैसा है इनकम टैक्स का वो सिर्फ और सिर्फ 45 लाख लोगों से ही केवल आ रहा है। अब इस 45 लाख में आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन लोग हो सकते हैं जो कि ईमानदारी से यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं और जो रिमेनिंग यहाँ पे पर्सन बच रहे हैं उसमें मिडिल क्लास पर्सन या फिर और भी जो पर्सन है वो टैक्स का पेमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। यदि आप अमेरिका में यूएस का यदि देखें तो वहाँ पे अराउंड 52% के आसपास लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे टाइम टू टाइम इंडियन टैक्सेशन सिस्टम को यहाँ पे चेंज करती जा रही है और इस बजट 2025 में हमें यही उम्मीद है
कि कुछ यहाँ पे बड़ा बदलाव किया जा सकता है। और यहाँ पे नेक्स्ट रीजन है इनकम नॉट इंक्रीजिंग। जिस रफ्तार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और यहाँ पे जैसे कि टैक्सेस में भी टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, उस रफ्तार से एक मिडिल क्लास पर्सन की जो इनकम है वो इंक्रीज नहीं कर रही है। एक मिडिल क्लास पर्सन के पास जब पैसे नहीं होंगे तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही डिस्टर्ब करेगा। जब वो गुड्स और सर्विसेज को इस्तेमाल करने में ही अपने पैसे को खर्च कर दे रहा है, जहाँ पे कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, जहाँ पे जीएसटी उसको पे करना पड़ रहा है, इनकम उसकी उस तरीके से इंक्रीज नहीं कर पा रही है, और यहाँ पर इसके वजह से जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स और सर्विसेज, उसकी डिमांड भी कम होती जाती है, और इसके वजह से जो कंपनियां उस गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही हैं उसके प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और कंपनियों की अर्निंग जो होती है वो भी स्लो डाउन हो जाती है। और जब अर्निंग स्लो डाउन होती है कंपनी की तो स्टॉक मार्केट में भी उसका असर दिखने लगता है। तो बजट 2025 में गवर्नमेंट जो पहला चेंज कर सकती है वो है टैक्स स्लैब रेट में चेंजेस। अब टैक्स स्लैब में देखिए दो रिजीम यहाँ पे चल रही हैं, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा है न्यू टैक्स रिजीम। तो दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम को हो सकता है कि बजट 2025 में गवर्नमेंट इसको खत्म कर दे। देखिए इसके पीछे रीजन भी लोग बता रहे हैं। पहला रीजन तो ये है, ये 2.5 लाख की जो एग्जेम्पशन लिमिट है, 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो उस समय 2 लाख रुपए का हुआ करता था, लेकिन उसको बढ़ा के 2.5 लाख तक किया गया था। और 2014 से लेके 2024 तक ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ये एज इट इज है, इसमें कोई भी चेंजेस गवर्नमेंट ने नहीं किया है। यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में देखें तो वहां पे थोड़ा सा चेंजेस किया है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन, अभी जो जुलाई 2024 में जब बजट आया था उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 किया गया, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम पे कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। नेक्स्ट ये कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जो भी डिडक्शंस थे 80C से 80U तक के, और जो एग्जेम्पशंस थे एचआरए वगैरह के एग्जेम्पशन, लीड ट्रेवल कंसेशन और भी सारे एग्जेम्पशंस जो मिलते हैं एक सैलरीड एम्प्लॉय को, ठीक है, वो सारे के सारे खत्म कर दिए गए। और नेक्स्ट यहाँ पे रीजन बात की जा रही है न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। गवर्नमेंट इस पे भी काफी तेजी से काम कर रही है। हो सकता है कि इस बजट में डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में कुछ अनाउंसमेंट हो जाए। तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम को लेकर के कोई एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं किया जा रहा है कि इसमें कोई बदलाव होने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले बजट में भी ओल्ड टैक्स रेजिम पे कोई फोकस नहीं किया गया, जबकि उसमें ज़्यादातर चेंजेस जो किए गए वो निगेटिव ही किए गए। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि इसको आगे कैरी करके ले जाने के मूड में गवर्नमेंट नहीं है। न्यू टैक्स रेजिम की बात करते हैं। यदि ओल्ड टैक्स रेजिम को गवर्नमेंट को आगे कैरी करना होता तो वो न्यू टैक्स रेजिम को क्यों लेकर के आती, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम में स्लैब रेट में जो चेंजेस की बात की जा रही है, यहाँ पे दो ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि स्लैब रेट में डिमांड कर रहे हैं। पहला ग्रुप ये कह रहा है कि भाई ओल्ड टैक्स रेजिम में पहले 3 लाख तक जो टैक्स थी वो नील थी, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पे बजट 2025 में इसे 5 लाख तक डिमांड किया जा रहा है कि ऐसा किया जाए। 5 से 10 के बीच में 10% बोला जा रहा है, और 10 से 20 लाख के बीच में 20% का रेट, और 20 लाख के ऊपर यदि इनकम होती है तो 30% का रेट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और दूसरा जो ग्रुप है वो कुछ डिफरेंट है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई 15 लाख तक टैक्स फ्री होना चाहिए। तो 15 लाख तक यदि नील हो जाएगा तो एक मिडिल क्लास पर्सन के जेब में पैसे रहेंगे और वो उसको खर्च करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। 15 से लेके 50 लाख तक 20 से लेके 25% का रेट बोला जा रहा है। मतलब कि 15 लाख से 25 लाख तक आप मान लीजिए कि 20% का रेट हो जाए, उसके बाद 25 से लेके 50 लाख के बीच में 25 का रेट हो जाए, ठीक है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। और 50 लाख के ऊपर के लिए 30% का यहाँ पे टैक्स रेट लगाने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों आप इन दोनों स्लैब रेट में से किससे एग्री करते हैं, कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। सीनियर सिटीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि गवर्नमेंट ये स्लैब लेकर के आती है तो सभी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, सारे जितने भी टैक्स पेयर की कैटेगरी है कंपनीज को छोड़कर, ठीक है। और यहाँ पे यदि चेंजेस, यदि ये वाला स्लैब रेट लेकर के आती है तो सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल बोला जा रहा है कि 7.5 लाख तक टैक्स फ्री होना चाहिए। उसके ऊपर जो है तो वो 10, 20 और 30 का रेट गवर्नमेंट यहाँ पे चार्ज करे। और यहाँ पे जो दूसरा है चेंज वो है फिक्स्ड डिपॉजिट इनकम। देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट इनकम आपको किस रूप में होती है, इंटरेस्ट के रूप में होती है। जब भी आप एफडी कराते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वही आपकी इनकम होती है। अब देखिए यहाँ पे जो बैंकिंग और फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं,
ठीक है, वो लोग भी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी अपने दर्द को गवर्नमेंट को बयां किया। देखिए, जब भी आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो एक यहाँ पे एवरेज रेट मान लीजिए 7% आपको बैंक देता है। तो बैंक का काम ही ये है कि आपसे डिपॉजिट लेगा और आगे लोन प्रोवाइड करेगा लोगों को। आपसे 7% पे डिपॉजिट लेता है, यदि आपने सेविंग कराया तो 3% का आपको इंटरेस्ट देता है, और आप ही के पैसे को क्या करता है, लोन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और वो लोन दे करके 9 से लेके 15% तक यहाँ पे इंटरेस्ट कमाता है। तो यहाँ पर बैंकों का ये कंप्लेन है कि हमारे पास डिपॉजिट आ नहीं रहा है, डिपॉजिट पिछले समय में काफ़ी ज़्यादा गिरा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो गवर्नमेंट यहाँ पे 10% का टीडीएस डिडक्ट कर रही है, और दूसरा है कि इंटरेस्ट इनकम पे वो स्लैब रेट से टैक्स ले रही है। यदि टीडीएस नहीं कटेगा तो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि रिफंड लेने के लिए लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। यहाँ पे यदि डिपॉजिट के इंटरेस्ट इनकम पे जो स्लैब रेट से टैक्स चार्ज किया जा रहा है उसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए 20 लाख रुपए की आपने फिक्स डिपॉजिट कराई, 7% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, 5 साल के लिए आपने कराया, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज है, आप इसको इग्नोर करिएगा, और आपको इंटरेस्ट मिला 8.3 लाख पूरे 5 साल में। वो अलग बात है कि आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग हर साल टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ओवरऑल हमने फिगर लेकर के कैलकुलेशन किया हुआ है। आप 30% के टैक्स स्लैब में यदि आते हैं तो आपके ऊपर टैक्स कितना आता है, 2.49 लाख का टैक्स आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे जो बैंकिंग कंपनीज हैं उन्होंने गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन दिया है कि ये जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है इसको आप स्लैब रेट में न ला करके आप इसको कहाँ करिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में करिए। तो लॉन्ग टर्म में यदि होता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मान लीजिए 8.3 लाख का टोटल इंटरेस्ट हुआ और इसमें गवर्नमेंट 1.25 लाख तक का छूट देती है कैपिटल गेन में, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड पे, ठीक है, और 12.5% का रेट यहाँ पे रखा गया है टैक्स का, ठीक। तो टैक्स यहाँ पे आया 88,125। तो यहाँ पे आपने टैक्स सेव कर लिया 1,68,075। दोस्तों यहाँ पर ये जो रिकमेंडेशन है ये काफी अच्छा लगा मुझे। यदि ऐसा होता है तो बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलेगा। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। क्या फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट इनकम पे गवर्नमेंट को इस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए, और आप इससे रिलेटेड और भी कुछ सोचते हैं आप तो कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट जो डिमांड की जा रही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो न्यू टैक्स रिजिम में लास्ट ईयर 75,000 का किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, इसको 1 लाख किया जाए, जिससे कि सैलरी क्लास के पर्सन को रिलीफ मिले, जो पेंशन होल्डर हैं उनको भी रिलीफ मिल सके। और नेक्स्ट यहाँ पे ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए यहाँ पे अभी लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने 1.25 लाख किया था एग्जेम्पशन, तो अब इसको 2 लाख की डिमांड की जा रही है कि 2 लाख तक ये एग्जेम्पशन हो जाए, जिससे कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए भी लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ भी एग्जेम्पशन हमें मिलना चाहिए। मतलब 20% का रेट ले रही है गवर्नमेंट 1 साल के अंदर यदि आप सेल करते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो भी अर्निंग होती है तो उसमें 1 लाख का एग्जेम्पशन हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। और यहाँ पे है होम लोन इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो देखिए होम लोन के लिए ऐसा है कि न्यू टैक्स रेजिम में यदि आप किराए पे घर को दिए हुए तो उसमें इंटरेस्ट पे केवल एग्जेम्पशन वहाँ पे दिया जा रहा है, डिडक्शन दिया जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट का जो आप पेमेंट कर रहे हैं उस पर कोई भी डिडक्शन नहीं है, जिसको कि 80C में ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलता था। तो अब ये मांगा जा रहा है कि भाई 80C में आप होम लोन के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर भी डिडक्शन दीजिए, और साथ में जो लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो कि खुद रहते हैं और लोन ले रखे हैं उसका भी डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए। और नेक्स्ट यहाँ पे ये कि जो हेल्थ इंश्योरेंस लोग करा रहे हैं 80D में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके के प्लान लेते हैं तो उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। और साथ में जो डोनेशन का चक्कर है, इंडिया में लोग डोनेशन भी करते हैं तो उसका भी छूट मिलना चाहिए 80G में। तो यहाँ पे हमने 5 टाइप्स ऑफ चेंजेस को डिस्कस किया और हम सब ये उम्मीद लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट इसमें किस तरीके से बदलाव करेगी। आप भी कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं, ठीक है। और यदि इस प्रकार के चेंजेस यदि आते हैं तो फिर हम सबके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल होगा। तो होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।